हम कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो गलती पकड़ने के लिए एक जांच हमारे भीतर होनी चाहिए, एक मंथन हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपके सामने कहानी पेश करना चाहता हूँ। ऐसी कई मूवीज आप देख चुके हैं कि किस तरीके से दंगे होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, टाइमिंग भी आपको पता है कब कराए जाते हैं। नाना पाटेकर की थी जिसमें मुस्तफ़ा बने, फिर भी हम कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो जांच एक जो वहाँ चल रही है, जो बहराइच की होगी, वो तो बहराइच के साथ साथ समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी, पर एक जांच जो खुद हमें करनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समय के साथ नहीं ख़त्म होगी और वो शायद जब हम करें तो हम औरों में भी बांटें, तो वो हमारे साथ भी नहीं ख़त्म होगी। तो ऐसी ही कुछ जांच के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये जांच इसी तरीके के माहौल से रिलेटेड है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर ये सब हुआ तो किसकी गलती। वो गलती पकड़ने के लिए एक जांच हमारे भीतर होनी चाहिए, एक मंथन हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपके सामने कहानी पेश करना चाहता हूँ। तो ये कहानी है एक 21 साल के युवक की जिसका नाम पिंटू है। पिंटू अपनी 21वीं लगते ही कुछ इस तरीके से बेताब होता है शादी के लिए कि घर वालों को मजबूरन उसकी शादी करानी पड़ती है। उसकी शादी कराई जाती है किसी बाहरी शहर की लड़की से, मतलब जहाँ पर पिंटू रहता था वहाँ से किसी दूसरे शहर की लड़की से। बतौर रस्म लड़की शादी के कुछ दिन बाद अपने मायके जाती है और उसके 1 महीने बाद पिंटू को अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए अपने ससुराल जाना होता है। तो पिंटू बड़ा सुबह से तैयार होकर, अपना भोला भाला पिंटू बड़े उत्साह, बड़ी उमंग के साथ बस में सवार होता है। बस कुछ आगे बढ़ती है और वहाँ पर कुछ एक आकर्षित लोगों का झुंड उस बस में सवार होता है और उस आकर्षित लोगों के झुंड के बीच में एक केंद्र बिंदु था जिसका नाम था चिंटू। ये आकर्षण उनकी उस चर्चा से झलक रहा था जिससे लगता हो कि ये बड़े सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक बुद्धिजीवियों का समूह जो है वो चढ़ा है और अपने चरण कमलों से इन्होंने उस बस को पावन कर दिया हो। पर ये समूह उस कहावत पर बिल्कुल सत्य बैठता था जो कही गई है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। पर अपना भोला और नादान पिंटू, ज़माने के इरादों से अनजान, क्या समझता इन सब बातों को, और चिंटू जैसे लुभावने व्यक्तित्व से प्रेरित होकर वो भी उस रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हो गया जहाँ पर सोशल इश्यूज़ को नारंगी और हरे रंग में बांट दिया गया था। सफ़ेद का कोई नामो निशान नहीं था और वहाँ नीला वही था जो वहाँ पर उड़ रहे रंगों को और घना कर देता। आखिर उस रंगमंच का रंग आया कहाँ से था? क्या उस आह से जो किसी स्कूल जाती हुई उम्र के लड़के को ठेला लगाता देख कर निकली हो, या किसी काबिल युवक की बेरोजगारी को देख के जो कि करप्शन का शिकार हुआ, या किसी महिला को देख जो कि किसी कुरीति का शिकार हुई हो? इनमें से कुछ भी नहीं। और ना ही ये वो रंगमंच था जो किसी रिफॉर्म की बात कर रहा हो, जो किसी मुद्दे पर किसी तर्क संगत समाधान की बात कर रहा हो। ये तो विश्व का वो रंगमंच था जो कि वो चिंटू जैसे लोगों के भीतर पनपती नफरत से रंगा हुआ था। इसलिए चमक तो रहा था पर सोना नहीं था। यहाँ चिंटू मुद्दे तो बड़े बड़े उठा रहा था पर घूम फिर कर एक विशेष वर्ग के ऊपर आके अटक जाता था, शायद इसलिए कि इससे उसके नफरत की आग को ठंडक पहुंचती थी और यही उसका उद्देश्य था। पर उस माहौल में वही एक रंग था और इस रंग और हुड़दंग ने पिंटू के भोलेपन को ऐसा शिकार किया कि अब पिंटू भी उस रंग को और घना करने में लग गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए चालाक चिंटू ने अपने उस झुंड में एक और भोले पिंटू को शामिल करने की पहल शुरू करी। पिंटू कुछ भी बोलता, चिंटू और उसके हुड़दंगी साथी वाहवाही के पुल बांध देते कि वाह भाई पिंटू, तुम ही एक देशभक्त हो, वाह यू आर द नेशनलिस्ट, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का तो मैं कायल हो गया हूं। वहीं किसी ने बोल दिया धीरे से कि तुम तो नेता बन सकते हो। पिंटू और बुरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया उस माहौल में। आगे जाके बस रुकती है। ये वही स्टेशन था जहां पर पिंटू को उतरना था। कंडक्टर भी दूसरी तरफ से जोर जोर से आवाज़ लगाता है। पिंटू उतरता है, कंडक्टर के बगल से निकलता है और सामने स्नैक्स की दुकान पर जाकर
कुछ स्नैक्स और चाय ऑर्डर करता है। इस पूरे अंतराल में जब पिंटू बस से उतर के कंडक्टर तक गया, कंडक्टर के बगल से शॉप तक गया, उसके जहन में, उसके दिमाग में सिर्फ वही दृश्य बना हुआ था जो बस के भीतर चल रहा था। पिंटू सिर्फ यही सोच रहा था इस पूरे अंतराल कि ऐसा अब मैं क्या बोलूं कि आज उस मंच को जीत लूं। उस वाहवाही का शोरगुल पिंटू के कानों में ऐसा गूंज रहा था कि क्या ही औकात थी कंडक्टर की और उस फ़ोन की जो पिंटू की जेब में बज रहा था। ना तो कंडक्टर की आवाज़, ना उस फ़ोन की रिंग पिंटू के कानों में जूं तक नहीं रेंग सकता था। उस वाहवाही के शोरगुल के अलावा पिंटू के कानों में और कुछ भी इस समय नहीं पहुंच पा रहा था। पिंटू अपनी चाय और स्नैक्स कब ख़त्म करके कब अंदर आता है उसको कुछ भी नहीं पता चलता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि वो क्या अब बोलेगा। और फिर से एक बार पिंटू बस में चढ़ता है और उस रंगमंच का हिस्सा बन जाता है। बस उसके गंतव्य स्थान से, उस बस स्टैंड से जहां उसे उतरना था, वहां से आगे बढ़ जाती है। पिंटू उस हुड़दंग में पूरी तरह शामिल हो जाता है, पूरी तरह विलीन हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा दूरी पर जाकर बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक पैसेंजर की डेथ हो जाती है। वो था अपना पिंटू। तो आखिर इस स्टोरी में, इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार आप किसको बोलेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि पिंटू की वो इग्नोरेंस जिसकी वजह से वो सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पाया, आखिर उसको भी एक कम्युनिटी मिलने लगी थी, उसको भी एक साथ मिलने लगा था, उसकी अपनी एक कम्युनिटी बनने लगी थी जहां उसको शायद वो इंपॉर्टेंस मिल रही थी जिसका उसको बहुत अरसे से इंतज़ार था। उसको भी लगता था शायद लोग उसको जाने, उसको पहचाने, इसलिए उसके लिए वजह कोई मैटर नहीं करती थी। और शायद उसको लग रहा था कि मेरा एक सोशल स्टेटस बन रहा है और इसलिए वो अपना मकसद कहीं भुला बैठा था। तो कहीं हम भी अपनी इग्नोरेंस में ऐसे कि किसी चिंटू का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये चिंटू हर तरफ पाए जाते हैं। ये चिंटू, इनका कोई धर्म, कोई जात नहीं है, सिर्फ एक धर्म, एक जात है, नफरत। ये तो बस कभी हिंदू के रूप में तो कभी मुसलमान के रूप में डिस्गाइज करते हैं, सिर्फ उनका भेष धारण करते हैं। इनको शायद जीने का हुनर नहीं आता, खुद में खुश रहने का हुनर नहीं आता, इसलिए सबके अंदर जब नफरत देखते हैं तभी शायद खुश होते हैं। ये आपको अपनी नफरत में शामिल करते हैं किसी दूसरे की नफरत दिखा के। अल्टीमेटली ये अपना ही एजेंडा पूरा करते हैं, क्योंकि इनका धर्म और जात जो नफरत है वो फैल रहा है। चाहे ये पड़ोसी के नफरत को दिखा के आपके अंदर नफरत पैदा करें, क्योंकि ये दोनों ही तरफ, भले ये आपके सगे बन रहे हों, बट इनके लिए इनकी नफरत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके हिसाब से वो नफरत फैलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे इनका ही भला हो रहा है। आज कोई कांड हुआ है, इस कांड को दिखा के भोले बच्चों को कभी आतंकवादी बना दिया जाएगा। वो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका सिर्फ एक धर्म होगा, एक जात होगी, नफरत। ऐसे चिंटुओं से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये आपको जब दिख रहा है कि ये कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई तर्कसंगत सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, इनका सॉल्यूशन भी ऐसे ही होते हैं जो नफरत से भरे होते हैं, तो इनसे भी नफरत नहीं करनी है, इनको भी हंस के जाने देना है, मुस्कुरा के इनसे दूर हट जाएं। ये जब नफरत को मरता देखेंगे ना, जब नफरत को सांस नहीं मिलेगी ना, तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे, ये अपने आप ख़त्म होने लगेंगे। ये कभी आपको आपके मोहल्ले में मिलेंगे, ये कभी आपको आपके वर्किंग प्लेस में मिलेंगे, कभी सोशल मीडिया में तो भरे पड़े हैं, और कभी मुख्य मीडिया, मेन मीडिया में मिलेंगे। इनको देख के एक शेर याद आता है कि हर बात में डाले है हिंदू मुस्लिम की बात, खूब जाने हैं अल्हड़ गोरी, नफरत है एक अलग जात। ये जानते हैं कि ये नफरत ही है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भेष धारण कर रही है, कभी किसी का कभी किसी का, ना कि सिर्फ हमेशा हिंदू मुस्लिम का ही होता है, फिर भी ये उसको बढ़ावा देते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे चिंटुओं को पहचानिए, इनसे खुद भी बचिए, अपने परिवार को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपनी इग्नोरेंस को ख़त्म करिए। एजुकेशन तो हमने पा ली, आज डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन आज भी हमारा दिमाग बेलगाम है, क्योंकि शायद हमने एजुकेशन को पैसे बनाने तक का रास्ता बनाकर छोड़ दिया है।
इस बेलगाम दिमाग को कोई और लगाम लगाए, इससे पहले अगर हम अपने दिमाग पर खुद ही कंट्रोल पा लें तो क्या बेहतर नहीं होगा? मंथन आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मंथन के बिना साझा मंथन अधूरा है। और लास्ट में मैं वायरल हो रही कुछ पिक्स के साथ आपको एक बड़ी अच्छी नज़्म के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। आपसे इजाज़त लूँगा। धन्यवाद। नज़्म है एक पैगाम आपके नाम। हिंदू मुस्लिम भेद मिटा, सबसे अपनी यारी रख, चाहे अपनी जान गंवा, आन वतन की प्यारी रख, दुश्मन से भी यारी रख, ऐसी भी दिलदारी रख, मायूसी से मत घबरा, कोशिश अपनी जारी रख, खोटे सिक्के मत अपना, आँखों में बेदारी रख, ठोक बजाकर सबको दे, इतनी तो होशियारी रख, तेरे काम ये आएंगी बातें, ध्यान में इनको सारी रख, दूर सफ़र पर जाना है, चलने की तैयारी रख।